हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 जो कि क्लास 10th का है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ संख्याएं दिए रहते हैं, जैसे √2, √5, √7, √3। इन सभी संख्याओं को आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। आप जानते तो हैं हाँ ये अपरिमेय है, लेकिन अब एग्जाम में कह रहा है कि अपरिमेय है तो इसको सिद्ध कीजिए। ये क्यों अपरिमेय है, चलो तो यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप ये क्वेश्चन एक को सॉल्व करना, उसी से रिलेटेड सब पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मान लो कहीं लिखा हुआ है √2 या लिखा हुआ है √3 या √7 या √5, है ना, ऐसे या रूट में क्या हो 6 हो। अगर इसे आपको सिद्ध करना हो कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे सिद्ध करोगे, आइए इसको हम आज सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे इसको अपरिमेय सिद्ध करना। तो यहाँ प्रश्नावली 1.1 का 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस चीज को ध्यान समझिएगा, बस अगर एक को आप सिद्ध करोगे तो इसी प्रकार आप √2 को भी, √3 को भी, है ना, √5 को भी, √7 को भी बड़ी आसानी से आप मतलब सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। आपको सभी में ऐसे मानना है, तो यहाँ लिखेंगे हम माना √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो आपने मान लिया है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो अब जब हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 को हम p/q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है। तो इसलिए √5 बराबर क्या हो गया, p/q, जहां यहां लिखेंगे आप, जहां q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। ये जो q हो 0 के बराबर नहीं है, और p तथा q सह-अभाज्य है। क्या है, सह-अभाज्य है। अब ये सह-अभाज्य क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी हमारी परिमेय संख्या होती है, यानी कोई भी हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है, उसके अंश और हर में क्या संबंध होता है, हमेशा सह-अभाज्य का होता है। जैसे देखो मान लेते हैं एक हम भिन्न लेते हैं, क्या है 8/10 है, यानी 8/10 है। अब ये तो अभी सह-अभाज्य नहीं है, लेकिन किसी भी भिन्न के अगर आप उसके निकटतम मान पर जाएंगे तो निकटतम मान में क्या होता है, हमेशा उसके अंश और हर में जो संबंध होता है वो सह-अभाज्य का होता है। अब यहाँ भी देखिए, अगर इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 4/5 आ गया। अब 4/5 के अंश और हर दोनों में देखोगे क्या है, सह-अभाज्य है। ये दोनों कैसे संख्या है, सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब होता है कोई भी दो संख्या हो या तीन संख्या हो, अगर उनका एक केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, क्या हो, एक हो। तो यहाँ 4 और 5 बताओ कौन सी संख्या जो दोनों को काट सकती है, तो वो क्या है, एक है। तो इसलिए 4 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिसका HCF क्या हो, एक हो, यानी इसका कॉमन फैक्टर एक हो, या आप ऐसे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, तो वही क्या होते हैं, सह-अभाज्य होते हैं। तो यहाँ p और q में जो संबंध है वो कैसा है, सह-अभाज्य का। कैसा है, सह-अभाज्य का। तो अब हमने इसको √5 को p/q के बराबर लिख दिया। अब क्या करना है आपको, दूसरा काम, यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, इधर में हो जाएगा p/q का स्क्वायर। ठीक है ना, p/q का स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं कि कोई भी संख्या का रूट में उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इस प्रकार √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5,
और यहाँ p बटे q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करोगे तो इसका वाले एक करके क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब 5q स्क्वायर से गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। अब लिखोगे यहाँ कि चूंकि 5p स्क्वायर को क्योंकि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो जब p 5p स्क्वायर विभाजित करता है तो इसलिए 5 क्या करेगा p को भी विभाजित करेगा, यानी लिखेंगे इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। देखिए क्यों होता है, अब ध्यान देना, ये एक प्रमेय भी आपकी प्रमेय क्या होता है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं देखो 2 है, अब 2 क्या है, अगर 16 को विभाजित कर रही है, अब 16 क्योंकि आप जानते हैं किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अगर 2 16 को विभाजित करती है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे आप ध्यान देना, मान लेते हैं 3, देखो 3 अगर 9 को विभाजित कर रही है तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो अब 3 बताइए क्या 3 को नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। तो यानी यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा, इसका मेन लॉजिक ये है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब देखो ध्यान देना, इसको थोड़ा इधर हम ले लेते हैं। देखो आपको क्या लिखना है, देखिए 5 क्या करेगा, p को विभाजित कर रहा है तो आप तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः p को हम लिख सकते हैं 5m। क्या लिख सकते हैं, 5m। क्यों लिख सकते हैं, देखिए ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि 5 क्या करता है, p को विभाजित करता है। तो देखिए अगर मान लो 2 10 को क्या करें, विभाजित करें, तो अब हम 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2m। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यानी 2 भी किसी ना किसी के साथ गुणा होगा तब जाके 10 आएगा। जैसे अब 2 10 को विभाजित करता है, 2 1 2 2 5 10, यानी 10 जो है वो 2 गुणे 5 का क्या है, मल्टीपल है, यानी यहाँ m कोई पूर्णांक हो सकता है। तो अब 5 अगर p को विभाजित कर रहा है तो इसलिए हम p बराबर क्या ले सकते हैं, 5m, जहां या लिख सकते हैं जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, ठीक है, m कोई पूर्णांक है, ठीक है बच्चों, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। एक मिनट, जहां m कोई पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 5 यानी p का मान यहाँ रख लीजिए, क्या रखिए, p का मान। तो यहाँ p का मान अगर रखेंगे या पहले इसका वर्ग कर दो आप, क्योंकि यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर बराबर यानी 25m स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, देखिए क्योंकि ये क्या है, यहाँ p स्क्वायर बराबर क्या है, 5q स्क्वायर, तो इसलिए p स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर, कह सकते हैं 5q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर हो जाएगा, 25m स्क्वायर। अब 25m स्क्वायर से गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या लिखेंगे आप, 5q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 25 बराबर क्या होगा, m स्क्वायर। अब देखो ये 5 से 25 कर ले, 5 में 5 और बचा हम 25, तो इस प्रकार क्या आ गया, यानी q स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या होगा, m स्क्वायर।
क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अब देखो क्या करना है आपको, थोड़ा सी जगह की शॉर्टेज है तो इसे इसको अटैच किया जाए। चलो यहाँ आप समझ जाना ऐसे, क्या है ये 5 यानी क्यू स्क्वायर बटे क्या है 5। अब 5 क्या है क्यू स्क्वायर में भाई करा, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 5 क्या है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ आप ध्यान देना, इसको हम मान लेते हैं ये समीकरण क्या है फर्स्ट है और ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो आपको क्या लिखना है, अतः समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से देखिए समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में क्या हो 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, समीकरण सेकंड में क्या हो रहा है 5 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ 5 p को विभाजित करेगा और यहाँ 5 q को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब p और q का एक के अलावा एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, वो क्या है 5। तो यानी मैंने जो माना था वो हमारा कल्पना क्या हो गई, विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से जो है क्या है p है ना, p तथा q का समीकरण सेकंड से p तथा q का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 क्या है 5। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था कि p और q क्या है सभाज्य हैं और ये एक के अलावा इन दोनों का कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि p और q का एक के अलावा एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 5 आ गया। तो यह कैसे प्राप्त हुआ, यह लिखेंगे यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। तो यहां लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, क्या है गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आपको यही प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये चीजें। बाकी इसको आप जब एक दो बार आप खुद से करोगे ना तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। बस आपको इसमें बस केवल यही चीजें आपको अपरिमेय सिद्ध करने में थोड़ा समय लग सकता है, बाकी इसके अलावा जो इस अभ्यास में और क्वेश्चन है वो बहुत तुरंत आप आसानी से कर सकते हो। चलिए तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो इसके बाद आप लोग इस सवाल ले लीजिए अच्छे से। चलिए हमारे पास अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी बहुत आसानी से आप सिद्ध कर सकते हो। क्या करना है आपको, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो चलिए आपने मान लिया है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसलिए हम 3 + 2√5 को p/q के बराबर लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 इधर प्लस में इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
2√5 बराबर p बटे q और माइनस क्या हो जाएगा 3। अब p बटे q में से हम 3 को घटाएंगे तो कैसे घटाओगे, इसका बटा है तो बटा 1 कर दो। क्या करो आप, देखिए 2√5 बराबर, अब ऐसा करिए आप p और q का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो p और q और 1 का, तो q और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। अब क्या करना है, q से q में भाग दोगे 1 आएगा और 1 का p से गुणा होगा तो यहाँ p हो जाएगा। माइनस में क्या लगाओगे, माइनस 1 से q में भाग दोगे q आएगा, q का 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब देखिए ये 2 क्या है, √5 से गुणा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो क्या होगा √5 बराबर p माइनस 3q और बड़े में क्या हो जाएगा 2q। ठीक है, चलिए आइए हमारे पास अभी दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। उसी तरह आप देखिए अभी, अब क्या है, आपको केवल √2 √5 √3 इन सब संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत इजी वे में तुरंत हो जाता है, उसका आधे आधे क्या कहें यानी बहुत आसान हो जाता है, बस ये समझिए। तो क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले माना, अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या है तो उसके अपोजिट आपको तुरंत मान लेना है कि माना ये क्या है, परिमेय। तो लिखेंगे हम माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए अब जब हमने मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसलिए हम 3 + 2√5 को p बटे q के बराबर लिख सकते हैं, जहां आपको लिखना है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है ना, p तथा q क्या है, सह अभाज्य है। अब क्या करो, इसके आगे ये 3 इधर प्लस में है, इसको इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या बचेगा, 2√5 बराबर p बटे q माइनस 3। अब p बटे q में से हम 3 को घटा देंगे तो क्या होगा, 2√5 बराबर, देखो इसका बड़ा है तो बड़ा 1 कर दो और q और 1 का एलसीएम दोगे तो कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। पहले वाले भिन्न के q से q में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का p से गुणा होगा तो p हो जाएगा। माइनस को क्या लगाओगे, माइनस 1 से q में भाग दोगे तो q आएगा और q का 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये 2√5 से गुणा कर, इसको पक्षांतर कर, तो इधर आएगा तो भाग करेगा तो क्या होगा, √5 बराबर p माइनस 3q बटे क्या हो जाएगा, 2q। इसको मान लेते हैं क्या हो गया, समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब लिखोगे कि चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q क्या है, पूर्णांक है। तो ये जब p और q पूर्णांक है तो इसलिए क्या है, p माइनस 3q तथा 2q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ अगर p और q क्या है, पूर्णांक है, तो ये यानी p माइनस 3q भी पूर्णांक होगा और 2q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है ना, तो अब ये पूर्णांक है तो पूर्णांक से पूर्णांक क्या होते हैं, एक परिमेय होते हैं, लेकिन ये √5 क्या है, एक अपरिमेय, अभी आपने सिद्ध किया है ना। तो आपको क्या लिखेंगे यहाँ कि जो है इस अतः समीकरण फर्स्ट से क्या है कि √5 बराबर p माइनस 3q बटे क्या है, 2q।
जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बताइए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यानी अतः हमारी कल्पना का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। बस उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान लगा होगा। देखो कितना आसान है कि नहीं? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन है? कह रहा है स्थिति कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय है। यहाँ पे पहला हमारे पास है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा क्या है? 6 + √2। तो पहले को हम लेते हैं। यहाँ पहला क्या है? 1/√2। तो ये सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं? हम मान लेते हैं। क्या मानोगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? परिमेय संख्या। तो जब आपने मान लिया है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम 1/√2 को p/q के बराबर लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको? तो जब p/q के बराबर लिखे, तो ये p और q, यहाँ जो q है ना बच्चे, वो क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ये जो q 0 के बराबर नहीं है। और या जहां लिख लीजिए जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जहां q is not equal to 0 और p तथा q सहभाज्य। p तथा q क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है ना? अब क्या करो? इसको क्रॉस गुणा करो। तो क्रॉस गुणा करो तो क्या हो जाएगा? q बराबर √2p हो जाएगा। √2p हो जाएगा। अब p इधर √2 से गुणा करेगा, इधर आएगा तो भाग करेगा। तो q/p और बराबर क्या हो जाएगा? √2। ये क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे आप? कि p जो कि p तथा q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है ना? p तथा q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए तो यहां क्या लिखेंगे आप? अतः समीकरण फर्स्ट से देखिए, अगर p और q पूर्णांक है तो बताइए p/q ये एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? परंतु अब समीकरण फर्स्ट से देखो, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या लिखेंगे? अतः समीकरण फर्स्ट से क्या है कि p/q बराबर क्या है? √5, एक मिनट, √2 है। √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? अपरिमेय संख्या है। तो यह हमें कैसे प्राप्त हो? ये हमारी यानी पूर्व कल्पना के कारण तो यहां लिखेंगे अतः हमारी कल्पना के विरोधाभास के कारण। अतः हमारी कल्पना
क्या हो रही है, विरोधाभास होती है। तो हमारी कल्पना विरोधाभास होती है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है बच्चे, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, चलो। तो दूसरा हमारे पास क्या है, 7√5। तो हम मान लेते हैं इसको, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q क्या है, सहअभाज्य। क्या है, सहअभाज्य। ठीक है बच्चे, ये सहअभाज्य है। अब क्या करना, देखो इस 7√5 से गुणा करें, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर p/7q। क्या हो जाएगा, 7q। तो अब यहां ध्यान देना, क्योंकि p है ना, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। बोलो, p तथा q क्या है, पूर्णांक है। तो जब ये दोनों पूर्णांक है, तो इसलिए ये p/7q ये दोनों भी क्या होंगे, पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक भिन्न बनाएगा। और भिन्न हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ जो √5 हो गया है, एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण फर्स्ट से √5 बराबर p/7q एक अपरिमेय संख्या है ना। 7q क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये अपरिमेय संख्या हमें क्यों विरोधाभास, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्यों बराबर हुआ उसकी, यानी कहीं ना कहीं हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। यानी हमने जो कल्पना किया है वो गलत है। तो बस वही चीजें यहाँ को लिख देना है कि अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चे, बस ऐसे आपको सिद्ध करना है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा।
अब हम आते हैं इसी के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आते हैं हम तीसरे पर। तीसरा हमारे पास क्या दे रहा है कि 6 प्लस रूट 2 सिद्ध करिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। सेम यही लैंग्वेज आपको सभी में अप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं। आइए इसको लेते हैं हम। तो यहाँ तीसरा हमारे पास क्या है, यह 6 प्लस रूट 2। क्या है 6 प्लस रूट 2? तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये हम माने हैं तो इसको हम लिखेंगे, इसलिए हम 6 प्लस रूट 2 को p/2 के बराबर लिख सकते हैं। अब जहां q इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, और p तथा q क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। ठीक बच्चे, अब देखो ये 6 इधर प्लस कर रहा है रूट 2 से, अगर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये हो जाएगा रूट 2, यानी जो चीज इधर प्लस होती है इधर जाएगी तो माइनस, जो इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो रूट 2 बराबर हो जाएगा p/q माइनस 6। अब इसका बड़ा नहीं तो क्या कर देंगे, बटा 1 कर देंगे। अब रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, q और 1 का एलसीएम q हो जाएगा। q से q में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का p से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, p। माइनस से माइनस लगाओ, 1 का q से गुणा करेंगे तो q हो जाएगा, और q का 6 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 5। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि p तथा q क्या है, पूर्णांक है। p तथा q पूर्णांक है, इसलिए है ना, इसलिए क्या होगा, यहां p माइनस 6q तथा क्या हो जाएगा, q तथा q भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक होगा। इसलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि जो है समीकरण, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से क्या है कि रूट 2 बराबर p माइनस 6q और बड़े में क्या है, q, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यानी ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर क्यों आई, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो क्या थी, गलत थी। तो बस ये जो प्राप्त हुआ है, क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। ठीक है ना, हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। चलिए तो क्लास के एंड में एक छोटा सा शेर के साथ अपनी क्लासों को हम समाप्त करेंगे। शेर क्या है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए तो आज के लिए बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।